तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिसेंटली सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया है, तो गाइस उसमें अलग अलग जो है कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में सब टॉपिक्स हैं। तो गाइस उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। बहुत छोटा सा ये कंपोनेंट है और इसमें टॉपिक्स भी कोई ज्यादा नहीं है। आप केवल 3 या 4 दिन की मेहनत से इसमें से जो 30 मार्क्स में से आप 28, 29 या इवन 30 भी बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस इस कंपोनेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो गाइस इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको बनाया जाता है, या किसी भी कंपनी को उसकी ग्रोथ के लिए इसे अच्छे ढंग से चलाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस इसमें हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करती है कि जो ओनर होता है या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उस बिजनेस के, उन तक ये एक प्रकार की रिपोर्ट पहुंचाई जाए। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी हम इस कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में क्या देखेंगे, मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, दोनों में से ब्रॉडर या ब्रॉड कंसेप्ट कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर इनकम स्टेटमेंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका दूसरा नाम है, ये क्या होती है, इसे कब तैयार किया जाता है, बिजनेस के स्टार्ट में किया जाता है या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में या एंड में या बीच में, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, ये क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है। गाइस ये सारे क्रिस्टल क्लियर आपके कंसेप्ट होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं यहाँ सिलेबस का, कि इस सिलेबस में लगभग ये 6 कंपोनेंट्स हैं। इसमें फिफ्थ वाला कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है और इसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। तो गाइस इससे पहले ये जितने भी हैं मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, पीडीएफ्स जितने भी हो सारे टेलीग्राम पे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो गाइस ये कुल मिला के आपके पास कंपोनेंट्स हैं, बहुत थोड़े से हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर काफी टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं, अगर यहाँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो एग्जाम में बहुत आराम से आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। तो गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है देखते हैं हम डिटेल में। तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन, कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसकी मुद्रा स्थिति क्या है, ये जब रिकॉर्ड एक प्रकार का या तो हाथों से या फिर उसे कंप्यूटर पर टाइप करके प्रिंट निकाला जाता है, या फिर उसे इंटरनेट पर ही किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेव किया जाता है, इस सारे रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसको जब मेंटेन करने के लिए एक रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है, उस रिकॉर्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम यहां दिया गया है। दे इंक्लूड स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स लाइक द बैलेंस शीट, इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप एक रफ नोटबुक उठाएंगे और आप अपने बिजनेस पे लिखेंगे कि कौन सी चीज यहाँ लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, या आपका कौन सा दिल किया कि यहाँ लिख दिया, जिसका मन नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन आप नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों से लेके एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, तब भी जाकर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे ढंग से और वेल डिफाइंड तैयार हो सकती है। और अलग अलग तरीके से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं। जैसे बैलेंस शीट क्या होती है, नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में इसे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट से क्वेश्चन आपको देखने को मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा। तो क्या है कि बैलेंस शीट जो होती है या फिर इनकम स्टेटमेंट, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें मिलेगा, कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना उस बिजनेस में आउटफ्लो हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें इस प्रकार के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगी, और यही जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इन अ टेक्निकल सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ समेशन ऑफ द
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो गाइस इसमें क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस सब की समरी समेशन हमें किसमें मिलता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। Generally, financial statements are designed to meet the needs of many diverse users, particularly present and potential owners and creditors। तो guys ये जो financial statements हैं इनको क्यों डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इनको प्रोवाइड किया जाता है, इनको रिपोर्ट किया जाता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो डाइवर्स यूजर्स हैं, चाहे वो आपके ओनर्स हो गए या आपके क्रेडिटर्स हो गए, उन सब को ये पता होना जरूरी चाहिए कि ये बिजनेस कैसा फंक्शन कर रहा है और कैसा फंक्शन कर रहा है ये बिजनेस को देख के नहीं, उसकी जो रिटन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देख के ही पता चलता है कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो किस साइड जा रही है। Financial statements result from simplifying, condensing, and aggregating masses of data obtained primarily from a company's or an individual's accounting system। तो गाइस देखिए, आपने अगर एक बिजनेस खोला हुआ है बहुत बड़ा, तो आप क्या करते हैं, आप अलग अलग से वहां पे इंप्लाइज लगाते हैं। कुछ इंप्लाइज आप लगाते हैं कि आपको नई चीजें खरीदनी है, कुछ काम को जो चल रहा है काम में और जरूरत है आपको यहाँ पर वो सप्लाई करनी है, कुछ है गोडाउन में आप लगाते हैं और कुछ आगे सप्लाई करने में ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब एक ही आदमी सारे डेटा को कंपाइल नहीं करेगा, सभी अपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे और इन्हीं सब रिकॉर्ड्स को सिंप्लीफाई करके इनका निचोड़ निकाल के इनसे जो जितना भी एंड प्रोडक्ट है इनका ओवरऑल देख के ही इन सारे डेटा को कलेक्ट करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एट द एंड तैयार की जाती है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस की परफॉर्मेंस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और किसी से भी नहीं पता लगा सकते। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, दे सप्लाई द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सोशल इन्वेस्टिगेटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए एक एग्जांपल है, यहाँ एक कंपनी चल रही है, एक बिजनेस है 500 करोड़ का। तो उसमें क्या है कि अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, उसमें 5 शेयर होल्डर्स हैं, सबकी जो एक कंपनी है 600 करोड़ की चल रही, उसमें 5 शेयर होल्डर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, 1-1 करोड़ जो है अपना इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल वहां पर, और 1 करोड़ जो है वो किसी से क्रेडिट वहां पर लिया हुआ है, यानी लोन लिया हुआ है। मानिए एक बैंक वहां पर क्रेडिटर का काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी कितना, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर बिजनेस अच्छे से रन करेगा, प्रॉफिट में जाएगा, तो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉफिट पहुंचेगा, उनको भी एक लालसा रहेगी। यहाँ पर क्रेडिटर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स या जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये जानना उनके लिए अनिवार्य है यहाँ पर कि किस प्रकार का ये काम कर रही है, प्रोग्रेस जा रहा है इस बिजनेस का। तो इसी से इसके प्रोग्रेस या प्रॉफिट और लॉस को देख के ही इनको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो गाइज ये सारी डिटेल कौन मेंटेन करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, जितने भी ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इनको। तो गाइस इसके बाद एक और काफी ब्रॉडर सा कंसेप्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हालांकि ये सिलेबस में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? According to the Financial Accounting Standards Board, financial reporting includes not only financial statements but also other means of communicating financial information about an enterprise to its external users. Financial statements provide information useful in investment and credit decisions and in assessing cash flow prospects. They provide information about an enterprise's resources, claims to those resources and changes in the resources. तो guys जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ फाइनेंस से या एक ऐसी कंसेप्ट से डील करती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। अगर किसी की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मानिए एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में उसकी मॉनेटरी वैल्यू है कि वहां कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारा रिकॉर्ड जो है पैसे का जो लेन देन होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉइज को क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या उनको खाना टाइमली मिल रहा है, क्या उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखने को मिलेंगी, बल्कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या काम करती है, ये हेल्प करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो भी पहुंचाई जाए जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इंपार्ट करती है कि
किस ढंग से इन्वेस्टमेंट या फिर जो क्रेडिट के डिसीजंस हैं या जो कैश फ्लो प्रोस्पेक्ट चल रहा है, ये कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, किस प्रकार से इसको और मजबूत बनाना है, ये आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखने को मिलेगा। तो गाइस कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर डिजिट्स में नंबर्स में बात हो रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसके साथ कुछ सुजेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगी। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज। तो गाइस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको ये भी मिलेगा कि इस बिजनेस के रिसोर्सेज क्या हैं, या ऐसे कौन कौन से और रिसोर्सेज हैं जिन पर ये बिजनेस क्लेम कर सकता है, या इस बिजनेस के रिसोर्सेज में जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिलेंगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं मिलेंगी। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंडर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। Financial reporting is a broad concept encompassing financial statements, notes to financial statements, and supplementary information such as changing prices and other means of financial reporting such as management discussions and analysis and letters to the stakeholders। तो इस क्या है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक स्टेक होल्डर्स या फिर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस प्रकार से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, इंप्लॉइज के साथ क्या हो रहा है, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल पोजीशन जब प्रोवाइड की जाती है तो उसे क्या कहा जा रहा है, उसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा जाता है। Financial reporting is an important source of information needed by those who make economic decisions about business enterprises। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मानिए कि एक कंपनी चल रही है, वहां पर पैसे का कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या एम्प्लॉइज अपने वेजेस को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जब ये डिमांड का भी जो है वो ब्यूरो या एक प्रकार का एनालिसिस अगर आप इसके साथ अटैच करते हैं तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रूप ले लेती है। तो गाइज ये मेजर सा कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या नैरो कंसेप्ट है। तो आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज एन ब्रॉडर कंसेप्ट देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइस इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेचर है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या है। देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, कि पूरे बिजनेस में अलग अलग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए हैं उनमें से रिकॉर्डेड फैक्ट्स को ऑलरेडी मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स में से जो जो इनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको लेकर जब एक प्रकार की स्टेटमेंट तैयार की जाती है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। The recorded facts are those which can be expressed in monetary terms। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें एयर क्वालिटी क्या है उस एरिया में, उस बिजनेस के सराउंडिंग में हेल्थ कंडीशन क्या है, इस प्रकार का मेंशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर वही मेंशन्ड होंगी जिनका कुछ मुद्रा वैल्यू है या फिर जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर। तो गाइस हालांकि ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पीरियडिकली इनका कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन जनरली अमूमन इनको 1 साल के लिए ही जो है 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें किस प्रकार से बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया जाता है। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन द इवेंट्स हैपन। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये कंपोनेंट है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मानिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक की चलती है, तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस होगा और क्रोनोलॉजी में होगा कि मार्च में ये हुआ, सॉरी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, अप्रैल में ये हुआ, मई में ये हुआ, जून में क्या हुआ और नेक्स्ट ईयर मार्च तक कौन कौन से इवेंट्स कब कब हुए, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे और सारी जो घटनाएं टाइम टू टाइम कैसे घटी हैं उनका एनालिसिस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बहुत अच्छे तरीके से कौन डिफाइन करता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ रिपोर्ट on progress by the management and deal with the status of investment in the business and the results achieved during the period अंडर रिव्यू। तो गाइस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इसको प्रिपेयर किया जाता है एक प्रेजेंट करने के लिए, एक रिव्यू रिपोर्ट देता है, ये प्रेजेंट करता है स्टेक होल्डर्स को किसके रिगार्डिंग, कि ये जो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या आपका जो बिजनेस है इसने किस प्रकार का परफॉर्म किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है बिजनेस में, और उसके बाद आपके बिजनेस ने कौन कौन से रिजल्ट्स को अचीव कर लिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के सामने आए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इसको जब एक रिपोर्ट के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। तो गाइस इसमें ये तीनों एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो गाइस इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं आपकी कौन कौन से टाइप्स की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। हालांकि आपको ये जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपको क्या यूट्यूब चैनल या फिर गूगल पे देखेंगे या फिर आपके पास कोई बुक है तो उसको कंसल्ट करेंगे, ये अलग अलग टाइप्स की, बहुत सारे टाइप्स की हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम रेलिवेंस से यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर केवल उन्हीं को लेके आया हूं। तो देखिए क्या कह रहा है, जनरली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट द चीफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर एस, कि हालांकि ये काफी सारे प्रकार की होती हैं लेकिन एग्जाम रेलिवेंस के लिए जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होती है। एक बिजनेस के बीच में सिर्फ कैश का कितना आना हो रहा है, कितना जाना हो रहा है, इस रिकॉर्ड को जब मेंटेन किया जाता है तो ये अलग अलग प्रकार से मेंटेन किया जाता है। इसमें लगभग 3 टाइप्स है, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। तो इसको कब कहाँ मेंटेन किया जाता है, इसको जिस डॉक्यूमेंट के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। उसके बाद बैलेंस शीट या फिर इसका एक और नाम भी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट या फिर इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। तो गाइस ये सारी हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। तो गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पर श्योर कर दूं कि आपको डायरेक्ट ये जो 5-6 वर्ड्स आपको यहाँ पर ये अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, यहीं से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन वहां पर बताना होगा, यानी इनके अलग अलग नाम हैं और नामों से ही ये मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्टेटमेंट के अंदर ना घुसकर ऊपर से ही क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। तो गाइस फर्स्ट और जो फॉरमोस्ट है इंपॉर्टेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट्स या दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द मूवमेंट इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द मूवमेंट इन कैश फ्लोज इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेगमेंट्स। तो गाइस एक बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस मोस्ट प्रोबेबली आप बैंक से करेंगे। बैंक में आपका मोस्ट प्रोबेबली एक करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट से कितनी आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है पैसा वहां पर डाला है, कितना निकाला है, कितना डाला है, कितना निकाला है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है बैंक की टर्म में या कैश की टर्म्स में अगर हम देखें तो इसको जब मेंटेन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप जो पैसा खर्च करते हैं या पैसा आप कमाते हैं या पैसा बिजनेस में आता या जाता है, ये पर्टिकुलरली 3 एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं में ही जाता है और इनके लिए जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी साथ में ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टेटमेंट है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। तो गाइस ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के। सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इट दे रिप्रेजेंट द कैश फ्लो फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। की मानिए एक कंपनी है, उस कंपनी का काम है पेन बनाना, तो ये पेन बनाने में उसका कितना खर्च हो रहा है और पेन बनाकर वो जो बेच रही है कितना पैसा यहाँ जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है, इस पैसे का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ये जब उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज के रिलेटेड मेंटेन किया जाता है तो ये हमारे पास होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन इसके अलावा भी और हो सकती है। देखिए ये तो काम करेंगी मशीनें, लेकिन अगर मशीन को खुद ही खरीदा जा रहा है, मशीन को बेचा जा रहा है, मानिए एक कंपनी है, उस बिजनेस की 100 अलग अलग ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो 100 में मोस्ट प्रोबेबली एक साल में वो 20-30 मशीनें जो हैं वो कुछ पुरानी बेचता होगा, नई लाता होगा, तो उनमें उनको बेचने या खरीदने में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इस सब को मेंटेन जिस अकाउंट के अंडर, जिस स्टेटमेंट के अंडर किया जाता है उसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो गाइस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपको इन्वेंटरीज को इंक्लूड नहीं करना है। अब इन्वेंटरी क्या होती है, मैंने पहली ही वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आपको रिवाइज करा दूं कि इन्वेंटरी वो चीज होती है, मानिए आपकी एक शॉप है, कपड़े की दुकान है, आपने 10 लाख के कपड़े लाके अपने स्टोर में रखे हुए हैं, अपने स्टॉक में रखे हुए हैं, अभी उनको बेचा नहीं है, अभी उनको बेचना है आपने, तो जो स्टॉक में मटेरियल होता है उसको इन्वेंटरी कहते हैं। तो इन्वेंटरी आपका जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर नहीं आएगा, यानी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट या रिकॉर्डिंग की जाएगी तो ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा कि असेट्स, जो मशीनरी वगैरह है, जो परमानेंट उसके ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके सहारे, जिनकी जो उसके आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके माध्यम से उनको अगर वो परचेज या सेल कर रहा है, उनमें कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना पैसा उसे पुरानी मशीनों को बेच के आ रहा है। तो गाइस इस प्रकार के अकाउंट को जब मेंटेन किया जाता है तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। वो कब होता है कि मानिए एक बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस पेन बना रहा है, तो उस बिजनेस में 500 करोड़ का बिजनेस है, जो 300 करोड़ जो है अलग अलग 3 शेयर होल्डर्स ने डाला हुआ है उसमें 300 करोड़, लेकिन 200 करोड़ जो है वो किसी बैंक ने उनको क्रेडिट किया हुआ है, यानी यहां पर बैंक जो है वो क्रेडिटर है। तो ये कितना पैसा कहां से आ रहा है, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, बैंक से कितना है, इस सारी जो उसमें फाइनेंस टोटल उस बिजनेस में हो रहा है, उसमें कितना कैपिटल कहां से आ रहा है, ये सारे रिकॉर्ड को कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मेंटेन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही हमें ये बताता है कि इसके सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या क्या है, कितनी रीपेमेंट हो रही है, कितनी होनी है, ये सारा डिटेल्ड एनालिसिस हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मिलेगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछी जाएगी, और आने वाले टाइम में भी अगर आप किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट या फिर इसका एक और नाम भी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो नोन एज द बैलेंस शीट प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट अ गिवन डेट, कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मानिए कि एक आप बिजनेस चला रहे हैं, मानिए आपकी एक कंपनी है वो हेलीकॉप्टर्स बनाती है, उसके पास फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, तो उसके पास 1000 हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सेल कर रही है, तो पूरे साल में वो 800 हेलीकॉप्टर्स बेच देती है, और अभी भी उसके पास जो है 200 हेलीकॉप्टर्स पेंडिंग बचे हुए हैं बेचने के लिए, वो 200 हेलीकॉप्टर्स जो है उसकी बैलेंस शीट में आ जाएंगे। यानी कितना मटेरियल अभी बचा हुआ है इन्वेंटरी में, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखा जाता है। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं कि किन किन चीजों को आप देखेंगे कि इसमें कितनी बची हुई है। सबसे पहला है आपका एसेट्स, समथिंग अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल्स, दैट इज कैश, इन्वेंटरी, प्लांट एंड मशीनरी, कि एक बिजनेस जब चला था उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, चाहे वो कैश की है, चाहे उसके पास इन्वेंटरी है, चाहे कोई उसका प्लांट है या फिर मशीनरी है, उसमें कितनी थी और कितना उसका डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन हो गया और अब कितनी उसकी वैल्यू बची हुई है, इसको मेंटेन किया जाता है बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स की स्टेटमेंट में। नेक्स्ट कह रहा है लाइबिलिटीज, कि एक बिजनेस जब चला उसमें मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का बिजनेस है, 300 करोड़ 3 शेयर होल्डर्स ने डाला हुआ, 200 करोड़ जो है वो लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया गया है। तो अब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब 200 करोड़ की लाइबिलिटी थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में 100 करोड़ जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। अब लाइबिलिटी कितने की बच गई? 100 करोड़ की बच गई। तो इसमें अगर कोई चेंज आता है लाइबिलिटीज में तो ये आपका बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन लाइबिलिटीज के अंडर आएगा। ये हमें ये बताएगा कि इसकी लाइबिलिटीज जो है इतनी कम हुई है, यानी ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिट में जा रहा है। उसके बाद इक्विटी, what the business owes to its owners, this represents the amount of capital that remains in the business after its assets are used to pay off its outstanding liabilities। तो guys यहाँ पर मैंने आपको क्या पहले भी बताया, तो यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर इक्विटी देखिए 500 करोड़ का बिजनेस है, 3 शेयर होल्डर्स हैं, उनकी 1-1 करोड़ का जो है वो शेयर होल्डर है, इक्विटी है, और 2 करोड़ जो है वो बैंक से उन्होंने जो है वो लोन लिया हुआ था।
अब ये 1 करोड़ उन्होंने दे दिया और 1 करोड़ जो है उस बिजनेस ने प्रॉफिट भी कमा लिया, यानी 3 करोड़ तो ऑलरेडी अपने थे उनके, 1 करोड़ बिजनेस ने प्रॉफिट भी दिया और 1 करोड़ जो बैंक से कम हुआ है वो भी उनके प्रॉफिट में आ जाएगा। अब ये 3 लोगों की इक्विटी 3 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ तक हो जाएगी। इसी प्रकार से जब बिजनेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को सारी पेमेंट कर देता है, उसके बाद जो कैपिटल शेयर होल्डर्स में बढ़ती है उसको इक्विटी कहा जाता है। और इस इक्विटी को मेंटेन करने का जो तरीका है वो बैलेंस शीट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आई होप कि बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग टाइम जो है, टाइम पीरियड, वहां अकाउंट की जाती है कि इसमें टोटल स्टार्ट में कितना था और कितना कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन हुआ, अब कितना है इसको बताने के लिए बैलेंस शीट का इस्तेमाल होता है। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है वो उसका प्रॉफिट और लॉस होता है। इस स्टेटमेंट का नाम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है और इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। Income statement, it is also known as the profit and loss statement, reports the company's financial performance in terms of net profit or loss over a specified period। कि मानिए एक कंपनी जो है 500 करोड़ से आज चली थी, 1 साल के बाद वो 600 करोड़ पे पहुंच गई, तो क्या करना है कि जो उसका स्टार्ट का बिजनेस था उसमें एंड के बिजनेस से स्टार्ट का अगर हम माइनस करते हैं तो जो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस, और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो ये लॉस में जा रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उस कंपनी की, उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो ये हमें बताएगा कि इस कंपनी का क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। प्रॉफिट लॉस को बताने के लिए जिस रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। इनकम स्टेटमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। तो गाइस यहां पर आपको सिंपली 2 चीजें मिलेंगी। एक तो जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं या पैसा एक बिजनेस में आ रहा है, कहां कहां से आ रहा है, चाहे वो सेल्स कर रहे हैं उनका कोई रेवेन्यू आ रहा है या फिर उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था वहां से डिविडेंड आ रहा है। और एक साइड ये मेंटेन किया जाएगा, दूसरी साइड ये मेंटेन किया जाएगा कि एक्सपेंसेस कितने हैं, कि यहां से तो कमा रही है, मानिए सेल कर रही है, लेकिन उस सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उन प्रोडक्ट्स पे कितना खर्चा आ रहा है, जो आपने वर्कर्स लगाए हुए हैं उनको आप कितनी सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, जो आपके पास मशीनरी है, मानिए आज आप 50 लाख की मशीन खरीद रहे हैं, 3 साल के बाद उसकी 20 लाख कीमत कम हो जाएगी, वो 30 लाख की जब रहती है तो ये 20 लाख उसका डिप्रिसिएशन हो जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, आपने कोई फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है तो ये सारी चीजें आपके एक्सपेंसेस में आएंगी। आपको क्या करना है कि नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए टोटल इनकम में से लास्ट ये जो आपका एक्सपेंस है इसको माइनस जब करेंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, मानिए आपकी टोटल इनकम जो है 500 करोड़ हुई है और इनकम आपकी, आपने जो पैसा कमाया है या आपका इनफ्लो हुआ है कैश का वो 500 करोड़ का है और आपका जो एक्सपेंस या आउटफ्लो हुआ है कैश का वो 300 करोड़ का है, तो यहाँ पर 500 में से जब आप 300 निकालेंगे तो ये 200 करोड़ जो है आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये प्रॉफिट और लॉस को बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास। इस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि एक इक्विटी में, मैंने आपको यहां मोटे मोटे तौर पर एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि एक बिजनेस है 500 करोड़ का, 500 करोड़ का बिजनेस है, यहां पर उसमें 5 स्टेक होल्डर्स हैं, 5 शेयर होल्डर्स हैं, सबने 1-1 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया था बिजनेस को स्टार्ट करने में। बिजनेस चलता है 1 साल 2 साल, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, वो 500 करोड़ से 750 करोड़ पहुंच जाता है। तो अब उनकी इक्विटी में कितना चेंज आया है, इस चेंज को बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर हैंडमेड या फिर रिटन एक प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या जो स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? इट इज आल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। It is also known as the statement of changes in equity. It gives us detailed information about the movement in owners equity over a period, कि owners की equity starting में कितनी थी और end में कितनी है एक particular given period of time में।
द मूवमेंट इन ओनर्स इक्विटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, की इक्विटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। एक बिजनेस में नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड एज रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, हमें इनकम स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी और उसमें यह देखना पड़ेगा कि क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये इक्विटी इनकी और इंक्रीज हो जाएगी, अगर लॉस हुआ तो इक्विटी इनकी और डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद शेयर कैपिटल इशूड आर रीपेड ड्यूरिंग द कैपिटल, की अगर इस कंपनी ने कोई बॉन्ड्स इशू किए हुए थे, शेयर इशू किए हुए थे या कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो क्या वहां उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वो अगर अच्छी चल रही है तो इनकी इक्विटी बढ़ सकती है यहाँ पे, अगर वो कहीं गलत रास्ते पर है तो यहां पर उनकी ये इक्विटी कम हो सकती है। तो गाइस इक्विटी का यही तात्पर्य है कि पूरे बिजनेस में अगर फायदा हो रहा है तो ये इक्विटी और इंक्रीज होगी और इनको प्रॉफिट होगा। अगर यहां पर इनको बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो ये जो इक्विटी है इसके कम होने के चांसेस होंगे। उसके बाद डिविडेंड पेमेंट्स की, क्या उस कंपनी में आपके बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स ने अलग अलग आपने बॉन्ड्स इशू किए हुए थे, क्या आपने उनको डिविडेंड दे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसमें भी इक्विटी से डिफरेंस देखने को मिलेगा। गेन्स और लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन इक्विटी, दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लसेस, की मानिए एक बिजनेस 500 करोड़ का चल रहा है, उसमें 250 करोड़ जो है वो बेनिफिट हो जाता है एक साल में, तो क्या करते हैं ये शेयर होल्डर्स जो 5 होते हैं, ये 250 करोड़ जो प्रॉफिट होता है उसमें से कहते हैं कि 1 करोड़ हम बांट लेते हैं और बाकी जो 150 करोड़ है इसी बिजनेस के बीच में रहने देते हैं, ये बिजनेस और एक्सपेंड करेगा और इसका ये बेनिफिट होगा कि कॉन्सिक्वेंटली ये हमें और प्रॉफिट पहुंचाएगा। तो ये सारे डिसीजन या ये सारे चेंजेस आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि मानिए आपका सीए जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो 20 करोड़ का एक अमाउंट या एक प्रकार का वो ये अमाउंट लिखना ही छोड़ देता है, वो भूल जाता है या किसी भी कारण वो रह जाता है वहां पर, जब उसको करेक्ट किया जाएगा तो ये यहां पर लिखा जाएगा तो ये इक्विटी में चेंज आएगा। तो गाइस कहने का तात्पर्य यही है कि जो अलग अलग शेयर होल्डर्स का वहां पर डिवाइडेड जो ओनरशिप है उसको, उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज आता है उस चेंज को मेंटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है उस स्टेटमेंट का क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट है हमारी स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। तो गाइस इक्विटी में क्या होता है कि अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ओनर के पास उसके बिजनेस में कितनी उसकी ओनरशिप है, चाहे वो इसका सिंगल ओनर है या फिर शेयर होल्डर है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल शोज अ चेंज इन एन ओनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओवर टाइम, कि मानिए एक ओनर है उसने अपना कोई बिजनेस चलाया हुआ है, स्टार्टिंग में उसने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था, विद द टाइम वो 100 करोड़ 120 करोड़ पहुंच गया है, वो 100 करोड़ 80 करोड़ पे आ गया है। इस चेंज को बताने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो तैयार की जाती है। कैपिटल अकाउंट्स शो द amount of funds and assets invested in a business by the owners or stakeholders over a period of time। तो गाइस इससे हमें क्या पता चलेगा कि कैपिटल, एक जो बिजनेसमैन ने एक बिजनेस में कितने कैपिटल को या फंड को या असेट को इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है, इसी के अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ेगी। तो गाइस कैपिटल क्या होता है कि किसी भी एक बिजनेस की टोटल जो उसकी मौद्रिक वैल्यू या फिर उसकी जो टोटल कैपिटल, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होगी उसे हम कैपिटल कहते हैं। इन दी स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ओनर कैन सी हाउ मच ऑफ द कंपनी दे ट्रूली ओन। तो गाइस मानिए कि यहाँ पर 1000 करोड़ का जो टोटल कंपनी चल रही है उसका जो बिजनेस है 1000 करोड़ का है, लेकिन उसमें से 900 करोड़ जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल से कि जो ओनर है वो तो सिर्फ 1000 करोड़ की जो बिजनेस रन कर रहा है इसमें उसकी ओनरशिप जो है वो सिर्फ 100 करोड़ पे है, तो उसकी रियल ओनरशिप कितनी है ये हमें स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल से पता चलेगा। इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एन इनकम स्टेटमेंट, की इनकम स्टेटमेंट जब प्रॉफिट और लॉस उस बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड में से हम निकालते हैं, एट द एंड हमको ये पता चलेगा कि इसमें टोटल कैपिटल पहले कितनी थी, इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उस कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो ये फाइनल कैपिटल आ जाएगी, अगर लॉस हुआ तो जो इनिशियल कैपिटल है उसमें से हम माइनस करेंगे इस लॉस को, तो जो अब की कैपिटल होगी ये निकल आ जाएगी। दिस हेल्प्स द कंपनी टू से वेदर आर नॉट दे हैव नेट इनकम
नेट लॉस और बोथ। तो इससे क्या पता चलेगा कि एक कंपनी में टोटल कैपिटल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट लॉस कितना हो रहा है, क्या किसी एक फील्ड में लॉस हो रहा है, दूसरी फील्ड में प्रॉफिट हो रहा है, या दोनों में लॉस हो रहा है, या दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। तो एक कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ये हमें कहां से देखने को मिलेगी, ये स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल से मिलेगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप गाइस कमेंट बॉक्स में यहाँ आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए। आप सीधा कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज या क्वेरी को डाल सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी मेहनत का जो है उसका थैंक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि लाइक जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइए। गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। लेकिन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना है और ऑलमाइटी गाइडेंस को टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके आपको क्या करना है, वहां पर सर्च करिए ऑलमाइटी गाइडेंस, या फिर आप इस पर जो है वो मांगिए, मैं आपको इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं। देखिए न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स के बिना एग्जाम को क्लियर कर पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पीडीएफ फॉर्म में न्यूज़पेपर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, दृष्टि हो गया, उसके बाद वाजीराम हो गया, यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक आप प्लीज इस टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपकी इसी प्रकार से तैयारी जो है वो चलती रहे, आपकी नॉलेज बूस्ट होती रहे, आपको क्या करना है कि आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को नीडी लोगों तक, गरीब बच्चों तक, हार्ड वर्किंग लोगों तक वीडियोस और पीडीएफ को शेयर करना है। और खुद आपको क्या करना है, आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वो आपके मैसेज, वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर या फिर आपके पीसी पर, लैपटॉप पर तुरंत एक नोटिफिकेशन या अलर्ट के रूप में आपको अलर्ट दे दे। तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के साथ जुड़े रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी एग्जाम में बैठकर एग्जाम को क्लियर करिए, अच्छा रैंक लीजिए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।